नमस्कार, भारत के ग्रीन मोबिलिटी ट्रांजिशन पर इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। मोबिलिटी का पूरा लैंडस्केप लिटरली इतनी तेजी से बदल रहा है कि पूछिए मत। और इसमें भारत एक बड़ा दिलचस्प डुअल ट्रैक अप्रोच अपना रहा है। एक तरफ एथेनॉल पर तेजी से काम हो रहा है तो दूसरी तरफ हाइड्रोजन पर। तो आइए बिना वक्त गंवाए इन नए रेगुलेटरी बदलावों और कॉर्पोरेट माइलस्टोन्स की गहराई में चलते हैं। चलिए फटाफट आज के एजेंडा पर नजर डाल लेते हैं। हम बात करेंगे ऑल्टरनेटिव फ्यूल पुश की, फिर नए E30 स्टैंडर्ड्स, एथेनॉल इंजीनियरिंग की दिक्कतों, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के लोकल प्रोडक्शन, इनकी टाइमलाइन और आखिर में नेशनल गोल्स के साथ इनका अलाइनमेंट। बस तेजी से आगे बढ़ते हैं। तो पहला सेक्शन है इंडियाज़ ऑल्टरनेटिव फ्यूल पुश, जिसमें हम समझेंगे कि इसके पीछे आखिर मैक्रो प्रॉब्लम क्या है। सच बताऊं तो मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और ग्लोबल एनर्जी मार्केट की उथल-पुथल कोई नई बात नहीं है। पर सोचिए, भारत अपनी ज़रूरतों का लगभग 85% कच्चा तेल बाहर से मंगवाता है। 85%। ये वॉलेटिलिटी किसी भी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक जोखिम बन जाती है। बस यही वो सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से रिलायंस कम करने और ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स की तरफ इतनी तेजी से भागा जा रहा है। ये एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द न्यू E30 स्टैंडर्ड्स, यानी इथेनॉल के लिए हमारी आगे की तैयारी। अब यहाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS ने इकोसिस्टम को आगे के लिए टेक्निकली प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है। ये जो नए स्टैंडर्ड्स हैं ना, E22, E25, E27 और E30, ये IS 19850-2026 स्पेसिफिकेशन के अंडर आते हैं। और हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 15 मई 2026 से प्रभावी हो चुके हैं। एक ऑटो एग्जीक्यूटिव के नज़रिए से देखें तो इसका सीधा सा मतलब है कि इंडस्ट्री का बेसलाइन अब E20 से शिफ्ट होकर सीधा 30% एथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ बढ़ रहा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सरकार ने 85 और यहां तक कि E100 फ्यूल्स को भी रिकॉग्नाइज करने के लिए भी ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स निकाल दिए हैं। ये इस बात का बहुत क्लियर इशारा है कि पॉलिसी मेकर्स का अल्टीमेट गोल हाई ब्लेंड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को सड़कों पर उतारना है। E30 तो बस एक शुरुआत है। चलिए तीसरे सेक्शन पर चलते हैं, इथेनॉल इंजीनियरिंग और इंफ्रा हर्डल्स, जहां हम समझेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग टाइमलाइंस पर इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए, E20 ट्रांजिशन तो लार्जली हो गया, पर E30 की तरफ बढ़ने का मतलब है पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज। असल में एथेनॉल नेचुरली हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी ये मॉइस्चर सोखता है। अब इससे होता क्या है, इंजन पार्ट्स में जंग लगने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो इंजीनियर्स को ना सिर्फ इंजन कैलिब्रेशन पूरी तरह से बदलनी होगी, बल्कि प्लास्टिक और रबर की फ्यूल लाइंस को ऐसे मटेरियल से रिप्लेस करना होगा जो इस कोरोसिव नेचर को झेल सकें। ये इंजीनियरिंग के लिए बहुत बड़ा R&D हर्डल है। और चुनौतियां सिर्फ गाड़ी के अंदर थोड़ी हैं। ये कंपैरिजन देखिए, एक तरफ ऑन व्हीकल इंजीनियरिंग है जिसके बारे में हमने अभी बात की, तो दूसरी तरफ ऑफ व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। मान लीजिए इंजन तैयार हो गया, पर क्या देश भर के फ्यूल पंप्स तैयार हैं? देश भर में फ्यूल कंसिस्टेंसी बनाए रखना अपने आप में एक अलग चैलेंज है। यहाँ एक मजेदार टेक्निकल कंपैरिजन है। जहाँ एथेनॉल के लिए आपको एग्जिस्टिंग फ्यूल डिस्पेंसिंग सिस्टम्स को अपग्रेड करना पड़ेगा, वहीं हाइड्रोजन एक बिल्कुल ही नए इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग करता है। दोनों का स्केल एकदम अलग है। आगे बढ़ते हैं चौथे सेक्शन पर, लोकलाइजिंग हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, जहां हम पैसेंजर व्हीकल से हटकर हेवी ड्यूटी हाइड्रोजन ट्रक की बात करेंगे। यहाँ एडवाइट एनर्जी ट्रांजिशंस और नॉर्वे के टीको फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के बीच एक बड़ा MOU साइन हुआ है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? नॉलेज शेयरिंग और जॉइंट इंजीनियरिंग, ताकि भारत में ही हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज डेवलप की जा सकें। ये लोकल वेंडर्स और ऑटो सप्लाई चेन के लिए इमेंस ग्रोथ पोटेंशियल लाता है, क्योंकि महंगी टेक्नोलॉजी बाहर से इंपोर्ट करने के बजाय अब कंपोनेंट्स यहां बनेंगे। ये सच में डोमेस्टिक सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करेगा। और ध्यान दीजिए, ये कोई आम कॉर्पोरेट अग्रीमेंट नहीं है। ऑस्लो में जो थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट आयोजित हुआ था, उसके दौरान भारत और नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में इस पर साइन हुए हैं। ये एक डायरेक्ट प्रूफ है कि इस कोलैबोरेशन के पीछे कितना हाई प्रोफाइल, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस और टॉप लेवल गवर्नमेंटल बैकिंग है। अब पांचवें सेक्शन पर आते हैं, टाइमलाइंस फॉर ग्रीन एनर्जी। ये सब आखिर मार्केट में आएगा कब? इंडस्ट्री के लीडर्स को अपनी सप्लाई चेन रेडीनेस इस टाइमलाइन के हिसाब से अलाइन करनी ही पड़ेगी। देखिए कैसे बिल्ड हो रहा है। 15 मई 2026 को नए E30 स्टैंडर्ड्स प्रभावी होंगे। फिर कैलेंडर ईयर 2027 के पहले क्वार्टर तक डेटा सेंटर्स के लिए स्टेशनरी हाइड्रोजन एप्लीकेशंस का रोल आउट शुरू हो जाएगा। और आगे बढ़ें तो 2028 के फर्स्ट क्वार्टर में हैवी ड्यूटी कमर्शियल व्हीकल्स और मैरीटाइम शिपिंग सेक्टर में हाइड्रोजन मोबिलिटी की सॉलिड शुरुआत होगी।
ये सीक्वेंस बेंचमार्क करने के लिए बहुत जरूरी है। छठा और आखिरी सेक्शन देखते हैं, अलाइनिंग विद नेशनल गोल्स। ये सब मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी में कैसे फिट बैठता है। अगर थोड़ा पीछे हटकर देखें तो ये दोनों ही ट्रैक्स, चाहे वो डोमेस्टिक एथेनॉल प्रोडक्शन हो या लोकलाइज्ड हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग, ये दोनों डायरेक्टली भारत के आत्मनिर्भर भारत और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से जुड़े हुए हैं। इनका मेन टारगेट यही है कि आयात का बिल कम किया जाए और डोमेस्टिक ऑटो सप्लाई चेन को इतना सेल्फ रिलायंट बनाया जाए कि भारत आने वाले वक्त में क्लीन एनर्जी के स्पेस में एक ग्लोबल लीडर बनकर उभरे। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को इस एक प्रोवोकेटिव सवाल पर रोकते हैं, क्या हमारी ऑटोमोटिव सप्लाई चेन आने वाले E50 और हाइड्रोजन ट्रांजिशंस की इन टेक्निकल और इंजीनियरिंग चुनौतियों के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है? नई टेक्नोलॉजीज का आना तो अब तय है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन का इस स्पीड से बदलना किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं होगा। इस पर विचार जरूर करना बनता है। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।